तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेतन मीना की जो टेस्ट सीरीज़ है। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ अच्छे से। ये देखो, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा। एक सेकंड। हाँ, ये देखो चेतन मीना का जो टेस्ट सीरीज़ है पेपर 4 का। ये देखो, ये देख रहे हैं आप, पेपर 4 का सॉल्यूशन है ये। पेपर 4 का सॉल्यूशन है। 2 मार्कर रहेंगे इसमें। 3 मार्क मतलब 2 मार्कर रहेंगे, 5 मार्कर भी रहेंगे और 11 मार्कर भी रहेंगे। तो एक पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ है जो अभी 28 जून को ही हुई है हाल ही में, ठीक है। तो ये देखो आप, ये बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, बहुत 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 शानदार क्वेश्चंस इन्होंने बनाए हैं। और जो कंटेंट है वो भी बहुत शानदार है। तो बिना किसी देरी के हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ये देखो, रूढ़िवादी के क्षेत्र में रहेगा, व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में रहेगा, है ना। ये आपके 5 मार्कर आ रहे हैं। ये 11 मार्कर वाले क्वेश्चन भी अभी आ जाएंगे ना। ये देखो 11 मार्कर भी, ये देखो ये यहाँ हो गया। ये अब 11 मार्कर वाले आ जाएंगे। 20 मार्कर वाले क्वेश्चन हैं। तो सॉरी ये पेपर 4 की बात करें ना, तो 20 मार्कर वाले क्वेश्चन भी द्वानत निदान के बारे में बताया इन्होंने, ठीक है। तो इस पर बहुत अच्छे डिस्कस कर रहे हैं यार। देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, एक नंबर कंटेंट है। कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। ढंग से अच्छे से सुन लो। 3 से 4 बार वीडियो को सुनो, 2 से 3 बार, कम से कम 3 बार तो सुनो ही सुनो। अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। प्रैक्टिस कर लो यार। 100% कह रहा हूँ, गारंटेड लिखवा लो। मेंस में क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से। और हो सकता है कि इन्हीं में से हो, क्या सकता है, डेफिनेटली इनमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम छाप के आ जाना है। प्रैक्टिस कर लो बस। अब चल रहे हैं हम अपने कंटेंट फर्स्ट पे, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। सॉरी। तो पहला है 2 मार्कर की प्लेटो की पुस्तक के बारे में लिखिए। तो जो दार्शनिक थे द प्लेटो, उन्होंने अपनी जो जीवन काल में जो पुस्तकें लिखी थी वो थी, एक द रिपब्लिक, एक थी अपोलॉजी, केडो, फ्रिट्स। तो अगर आपको 2 नाम याद हैं तो 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ पुस्तक के नाम के बारे में पूछा है। तो द रिपब्लिक इनकी बहुत फेवरेट, मतलब बहुत फेमस, फेवरेट तो नहीं, फेमस पुस्तक थी, ठीक है। एक फ्रिट्स के बारे में लिख दो। ये दोनों बहुत 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 ज़्यादा पॉपुलर पुस्तक हैं, द रिपब्लिक, अपोलॉजी, केडो, फ्रीड्स। अब आपको जो नाम इसमें 2 नाम याद रह जाएं वो आप लिखे आना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 आर्य सत्यों को बताइए। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। दुख ही जीवन का सत्य है। दुखों का अंत, तो पहला तो हो गया दुख। दुखों का अंत क्या है, तृष्णा। तृष्णा यानी कि इच्छा। दुखों का अंत तृष्णा के नाश से होता है, ये आर्य सत्य। और चौथा है कि अष्टांगिक मार्ग द्वारा तृष्णा का नाश किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो दुख क्या है भैया। तो दुख के बारे में बताया कि जीवन का सत्य है। अब दुख को अंत कैसे कर सकते हैं, तो तृष्णा यानी कि इच्छा के द्वारा हम दुखों को अंत कर सकते हैं। अब कैसे अंत कर सकते हैं, तो अगर हम अपनी तृष्णा, अपनी इच्छाओं को खत्म कर दें तो हम दुखों का अंत कर सकते हैं। और दुखों का अंत तो कर सकते हैं हम किसके द्वारा, इच्छाओं को खत्म करके। तो इच्छाओं को खत्म कैसे करें, तो अष्टांगिक मार्ग को अपनाओ। अष्टांगिक मार्ग के द्वारा आप जो आपकी इच्छाएं, जो तृष्णा है, उनको खत्म कर सकते हो। जैसे ही तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी तो आपके दुखों का अंत हो जाएगा। ये आर्य सत्य है 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका प्रच्छन्न बुद्ध क्या है। तो प्रच्छन्न बुद्ध है, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आदि गुरु जो शंकराचार्य हैं उनको प्रच्छन्न बुद्ध के नाम से जाना जाता है। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे सुनना यार, बहुत अच्छा कंटेंट है, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है ऐसा कंटेंट, है ना। और यार क्या होता है कि मिलने को तो कंटेंट बहुत मिल जाता है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपके फ़ोन में पड़ी होंगी, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की, चेतन मीना इंस्टीट्यूट की। क्या पढ़ पा रहे हो, डाउनलोड करके रख ली, पीडीएफ आ गई, रखिए भैया। पढ़ ही नहीं पा रहे, देख ही नहीं पा रहे। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है ना। सामने आपको दिख रहा है चेतन मीना का कंटेंट है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, चेतन मीना का कंटेंट है, उन्हीं की टेस्ट सीरीज़ है। और उन्हीं की टेस्ट सीरीज़ को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम यहाँ पर बता रहे हैं, जिससे कि आप सुनेंगे तो कम से कम कुछ ना कुछ दिमाग में रहेगा। और मैं भी अगर आपको बोलूँगा तो कम से कम मेरे भी दिमाग में कुछ रहेगा, है ना। मैं भी नहीं पढ़ पाता, सच बात तो ये है। तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से कहा जाता है क्योंकि शंकर ब्रह्म रूप में उपनिषद और ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करते हैं, किंतु छिपे रूप में वो बौद्ध दर्शन की मान्यताओं को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उनको प्रच्छन्न बुद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यवहारिक अध्यात्मवाद क्या है। आध्यात्म तो सब समझते ही हैं, है ना। तो व्यवहारिक आध्यात्मवाद के बारे में बताओ। तो ये 2 मार्कर का क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने लोगों को समझाया कि ब्रह्म की पूजा, यानी कि जो ब्रह्मा यानी कि जो ईश्वर हैं, उनकी पूजा कर्मकांड, परंपरा, धर्म नहीं है। सिर्फ यही कर्मकांड करना, ईश्वर की पूजा करना या फिर ये परंपराओं को मानना, सिर्फ यही धर्म नहीं है। वास्तविक जो धर्म है ना, वो है अपने आप को जीतना, यानी कि इंद्रियों को वश में करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना, सुख दुख लाभ हानि में एक सा भाव रखना, है ना। दूसरों के प्रति हीन भावना ना रखना। गुरु नानक जी ने तो ये भी बोला था कि अस्पृश्यता, मतलब दूसरों के बीच छुआछूत, ये सब कुछ होता ही नहीं है। हम सब एक हैं, एक ईश्वर की संतान है और सभी एक हैं, है ना।
तो ये है व्यवहारिक अध्यात्मवाद। केवल ये नहीं है कि पूजा कर्म कांड पारंपरिक धर्म अपना आप मानना, ईश्वर की पूजा करना, ये सब अध्यात्म नहीं है। ये सब आपके लिए क्या नहीं है, वास्तविक जो अध्यात्म की डेफिनेशन है वो ये नहीं है, बल्कि वास्तविक डेफिनेशन क्या है जो आपको मैंने बता दिया अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सावित्री बाई का मानवता सिद्धांत बताइए। तो जो सावित्री बाई फूले थी इनकी, तो उन्होंने ज्योतिबा फूले की जो वाइफ थी सावित्री बाई फूले, उन्होंने मानवता सिद्धांत दिया था। ये 5 मार्कर का क्वेश्चन है, वैसे उनका मानवता सिद्धांत 5 मार्कर में लिखने आता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2 मार्कर में दिया है, हम 2 मार्कर के हिसाब से वो कंटेंट लिख देंगे। तो उन्होंने मानवता को धर्म माना और कहा कि दलित भी इंसान है। सावित्री बाई फूले, पता है कौन? सावित्री बाई फूले जी वही हैं यार जो मतलब भारत की पहली मतलब लेडी टीचर बोली जाती है ना, महिला शिक्षक बोली जाती हैं यार। इनका ये था पता है, इन्होंने बालिकाओं के पढ़ने के लिए और दलित वर्ग को शिक्षित करने के लिए इतना ज़्यादा मतलब इन्होंने इतना ज़्यादा फोर्सफुली काम किया। फोर्सफुली क्या बोलूँगा यार, अपने मन की आवाज़ सुन के इतना ज़्यादा मतलब सामाजिक कार्य किया कि पता है जब ये अपने घर से निकलती थी वहाँ पर स्कूल में पढ़ाने के लिए दलित बच्चों को या फिर वहाँ की जो कन्याएं थी, जो बेटियाँ थीं, उनको पढ़ाने के लिए, तो समाज इनका विरोध करता था। तो ये अपने थैले में एक अलग से साड़ी रख के चलती थी। तो जब ये अपने घर से निकलती थी, स्कूल तक आते आते कोई इन पर कीचड़ मार रहा है, कोई इन पर कुछ फेंक रहा है, कोई इन पर कुछ फेंक रहा है, तो इनकी वो जो पूरी साड़ी थी ना वो गंदी हो जाती थी। जब स्कूल आती थी तो ये अपनी साड़ी चेंज करती, फिर बच्चों को पढ़ाती। तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया यार, इतना बहुत तगड़ा वाला फेस रहा इनका, है ना। तो उनका मानवता सिद्धांत ये है कि उन्होंने मानवता को धर्म माना और कहा कि दलित भी इंसान हैं। दलित तुम्हारे जैसे मानव हैं जिन्हें तुम अस्पृश्य समझते हो, यानी कि जिन्हें तुम छुआछूत की जिनसे भावना रखते हो। सभी मानव को समान उन्नति की समर्थक होनी चाहिए, मतलब सभी मानवों का समान रूप से उन्नति होनी चाहिए, सबका समान रूप से उन्नति में हम सबको उनकी समर्थन होनी चाहिए। तो ये इनका मानवता के लिए स्पेशल सिद्धांत था कि दलित भी इंसान है, वो भी मानव है। अब सेकंड आ जाता है कि संज्ञात्मक मनोवृत्ति को समझाइए। देख रहे हो आप कितने शानदार क्वेश्चंस मतलब सेट किए गए हैं। तो संज्ञात्मक मनोवृत्ति, संज्ञान का अर्थ है जानकारी या ज्ञान होना। वस्तुतः एक प्रकार से किसी विषय वस्तु के प्रति हमारा विश्वास होता है जो विभिन्न धारणाओं, मत, विचारों, सूचनाओं आदि के आधार पर बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पर्यावरण संरक्षण अच्छा है, ये हमारा ज्ञान है, ठीक है, ये संज्ञात्मक संज्ञान में है ना, हमें नॉलेज है इस चीज़ की कि ज्ञान है। ना तो हमने व्यवहार में ऐसा देखा, ठीक है, ना ही तो वो जो मनोवृत्ति की 3 तरह की डेफिनेशन है कि संज्ञात्मक ज्ञान, व्यवहारात्मक ज्ञान, है ना, तो वो वाली चीज़ है। यहाँ पर सिर्फ संज्ञात्मक के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विशेष प्रवीणता परीक्षण क्या है। तो व्यक्तिगत भिन्नता की अध्ययन विधि। विशेष प्रवीणता परीक्षण है व्यक्तिगत जो भिन्नता है उसकी अध्ययन की विधि है। विभिन्न प्रकार की प्रवीणता जानने के लिए विभिन्न विषयों को लिया जाता है, जैसे कला, विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि। इनसे बालक के भविष्य निर्माण में सहायता मिलती है। ये है आपका विशेष प्रवीणता परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8वां क्वेश्चन है कि पूर्वाग्रह की 3 विशेषता लिखो। अब देखो पूर्वाग्रह समझ पता ही है आपको कि पूर्वाग्रह क्या है। तो एक ऐसी अवधारणा, एक ऐसा विचार जो कि किसी चीज़ के बारे में हमने पहले से ही बना लिया है नकारात्मक रूप से, ठीक है। तो पूर्वाग्रह प्रायः नकारात्मक होते हैं। इनमें तार्किकता का अनुभव होता है, यानी कि तार्किकता का अनुभव उन्हें तर्क वर्क कुछ नहीं होता, केवल एक आपने धारणा बना ली अपने मन में किसी के बारे में नेगेटिविटी। पूर्वाग्रह में न्याय और मानवता जैसे गुणों का अभाव होता है। पूर्वाग्रह अभेद सामान्यीकरण के द्वारा बन जाते हैं जो दोषपूर्ण होते हैं। अब निष्पक्षता के बारे में बताऊं तो निष्पक्षता से तात्पर्य एक ऐसे मूल्य से है जो बिना किसी पूर्वाग्रह के वस्तुनिष्ठ आधार पर तार्किक रूप से चलने के लिए प्रेरित करते हैं। देखो सिंपल सी डेफिनेशन लिखना है कि निष्पक्षता क्या है कि वस्तुनिष्ठता के आधार पर तार्किक रूप से किसी निर्णय को लेने के लिए हमें जिन वस्तुनिष्ठता के आधार पर तार्किक रूप से निर्णय लेने के लिए हमें निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना होता है। किसी को मनमाने ढंग से लाभ पहुंचाने पर रोक लगाना, अर्थात यह प्राकृतिक न्याय संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समानुभूति एवं भावनात्मक नकल। तो किसी व्यक्ति की अनुभूति को सामान्य स्तर पर अनुभूति करना, मतलब देखो समानुभूति क्या होता है। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है समानुभूति, एक होती है क्या होती है बताओ। देखो एक तो हो गई सिंपैथी, एक हो गई एम्पैथी। तो समानुभूति और एक मिनट क्या बोलते हैं उसे हिंदी में यार, एक सेकंड, हिंदी में यार याद नहीं आ रहा है। एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, है ना। तो सिंपैथी क्या होता है यार, देखो मैं बताऊँ, एक थोड़ी सी चीज़ समझ लो 2 मिनट के लिए यहाँ पे। सिंपैथी ये होती है कि जैसे मान के चलो लाइक मैं एक बहुत वैसा एग्जांपल देता हूँ, अपने पर लेके देता हूँ, ठीक है। चलो
मान के चलो जैसे कि मेरे परदादा हैं और एक मेरा फ्रेंड है मोहित, उसके भी परदादा हैं, या दादा मान लो, एक मेरे दादा मोहित के दादा। अब मान के चलो मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, ठीक है, तो मोहित के दादाजी तो हैं अभी, मोहित के दादाजी जिंदा हैं। अब मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, तो मोहित जब मेरे घर आएगा तो मुझे बोलेगा यार मैं समझ सकता हूँ, तुझे बहुत दुख है, अपना ध्यान रख, है ना, और अब जो ईश्वर की मर्जी है क्या ही कर सकते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना सब लोग आके। तो यार रोहित के दादाजी को कुछ नहीं हुआ है, वो मेरी भावनाओं को जो एक्चुअल में मुझे जो दुख हो रहा है, मुझे जो पीड़ा हो रही है, मुझे जो मेरे परिवार को जो दिक्कत हुई, मतलब दिक्कत क्या, मेरे परिवार को जो दुख है, वो चीज़ वो मोहित समझ नहीं सकता, है ना। वो सिर्फ मेरे से मेरी भावनाओं को समझ सकता है कि हाँ यार दुख तो है, क्योंकि यार दुख होता है ना। ये क्या है, ये है सिंपैथी। अब एम्पैथी क्या है, एम्पैथी सुनो। मोहित के दादाजी पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं, अब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए, तो मोहित जब आएगा तो मोहित आके मुझसे बोलेगा भाई मैं समझ सकता हूँ तुझे कितना दुख है, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, मैं भी इस दुख से गुजर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि दादाजी की अहमियत अपनी लाइफ में कितनी होती है। वो अपनी सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, हम उनसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, वो हमें अच्छे मार्गदर्शन होते हैं। तो वो व्यक्ति मुझे बताएगा कि यार मैं इस चीज़ को भुगत चुका हूँ, मेरे साथ ही फेज़ घट चुका है, तो मैं तेरे को समझ सकता हूँ कि क्या है। ये है एम्पैथी। तो समझ में आ गया सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस, ठीक है। तो समानुभूति एवं भावनात्मक नकल किसी व्यक्ति की अनुभूति को समान स्तर पर अनुभूत करना समानुभूति है, जबकि आंतरिक भावनाओं की अनुपस्थिति में भावुक व्यक्ति के समान व्यवहार को भावात्मक नकल कहते हैं। समझ आ गया ना, दोनों मैंने अभी जो डेफिनेशन बताई आपको, समानुभूति, एम्पैथी और सिंपैथी दोनों बता दी। अब इधर गैर पक्षपात यानी कि नॉन पार्टनरशिप, किसी भी प्रशासक को राजनीतिक दल से जुड़ाव अथवा लगाव नहीं रखना चाहिए, है ना, नहीं रखना चाहिए। इसे ही असमर्थवादित या फिर गैर तरफदारी कहते हैं, इसे ही हम गैर पक्षपात भी कहते हैं, है ना। आप जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें गैर तरफदारी करके वो लिखा हुआ है शब्द, तो यही है गैर तरफदारी, कि किसी को भी प्रशासनिक व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक दल से अपना जुड़ाव नहीं रखना चाहिए, अपनी लगन नहीं रखनी चाहिए, ना ही किसी के पक्ष में कोई कार्य करना चाहिए। इसे हम असमर्थकवादिता कहते हैं। वस्तुतः यह निष्पक्षता का ही आयाम है। प्रशासनिक महत्व यह प्रशासन को किसी राजनीतिक दल से डरे बिना पक्ष में या विपक्ष में कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लोक सेवा स्टील फ्रेम के रूप में, देखो यार ये जो क्वेश्चंस हैं फ्रेम किए गए हैं, अगर आपको आंसर्स कहीं थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं या फिर डिफिकल्ट लैंग्वेज लग रही है, क्वेश्चन उठाओ, आंसर अपने लेवल पे लिख दो, अच्छे से ढूंढो, बहुत इजी आंसर भी इनसे ज़्यादा मिल सकता है। हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चंस जितने ज़्यादा मिलेंगे, जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम मेंस के करीब पहुँचेंगे। तो लोक सेवा स्टील फ्रेम के रूप में, अब लोक सेवा को एक स्टील फ्रेम के रूप में समझाइए। तो सरदार पटेल ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। यह उनके प्रशासनिक तंत्र पर प्रबल विश्वास की अभिव्यक्ति थी। तो अच्छा आंसर है, 2 मार्क्स के हिसाब से बहुत अच्छा कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं था वो मैंने आपको बताया। खुलापन क्या है, खुलापन का अर्थ होता है अनावश्यक रूप से ना छिपाना। उदाहरण आरटीआई खुलापन से आशय आम जनता से जुड़े कार्यों और कार्रवाइयों की समस्त जानकारी जनता के लिए उपलब्ध होने से है। खुलापन, जवाबदेही, प्रशासन, सहभागिता, सफल लोकतंत्र, सुशासन। नेक्स्ट है आपका ये सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों के पालन करने के उपाय। तो सामाजिक दबाव बनकर नैतिक मूल्यों को कैसे पालन कर सकते हैं सामाजिक जीवन में, हम सामाजिक दबाव बनाकर पालन करा सकते हैं। जैसे खाप पंचायत में बहुत सारे लोग होते हैं पंचायत के, और वहाँ पर मतलब कई सारे मुखिया करके दबाविक रूप से कोई काम हमसे करवाते हैं, हमसे मतलब उस पंचायत के लोगों से। प्राथमिक स्तर से ही नैतिक शिक्षा देकर हम अपने सामाजिक मूल्यों में नैतिक मूल्यों का पालन करवा सकते हैं। समाज में एक आदर्श स्थापित करके भी हम नैतिक मूल्यों का पालन करवा सकते हैं। कानून जैसे चोरी, हिंसा आदि करने पर हम दंड का प्रावधान कर दें तो भी नैतिक रूप से पालन करवा सकते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, ऐसे प्रोत्साहन जिनके अंतर्गत ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कार्य के दौरान संतुष्टि प्रदान करते हैं, है ना, हमें इनर सेटिस्फेक्शन मिले, ये है आंतरिक अभिप्रेरणा। इनर सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा कि हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हमको अंदर से शांति दे और संबंधित कर्मचारी या अधिकारी को अतिरिक्त उत्तरदायित्व, मान्यता, हिस्सेदारी, सम्मान आदि प्राप्त हो। इससे हमको, जैसे हम कुछ काम करेंगे, हमें कहीं से सम्मान मिलेगा, है ना, कोई हमें शाबाशी देगा, तो हमें कोई तोहफा देगा, तो हमें आत्मसंतुष्टि होगी कि नहीं यार वहाँ पे चलना ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा लगता है, वहाँ पे सुकून मिलता है मंदिर में जाके, हमें अंदर से सम्मान महसूस होता है अपने लिए, हम नैतिकता के लिए बने, हम ठीक है, हम एक स्पिरिचुअल काम के लिए जा रहे हैं, हमें अंदर से इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो है आंतरिक अभिप्रेरणा।
सिटीजन चार्टर क्या है? एक सार्वजनिक दस्तावेज है, सामान्यतः नागरिक घोषणा पत्र जन सेवाओं से संबंधित विभाग के लिए जारी किए जाते हैं। इनका जो उद्देश्य है वो है जन सेवाओं को दक्ष, त्वरित एवं जन उपयोगी बनाना। राजनीतिक भ्रष्टाचार। अब देखो, राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में पूछा गया है तो 2 मार्कर का क्वेश्चन ये भी। तो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपने पद व शक्ति का दुरुपयोग कर निजी लाभ या समूह विशेष को लाभ पहुंचाना। राजनीतिक भ्रष्टाचार क्या है कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि जो निर्वाचित होकर पहुंचे हैं संसद में या विधानसभा में, तो उनके द्वारा अपने पद का और शक्ति का दुरुपयोग करके किसी अपने निजी व्यक्ति या संबंधी को या फिर किसी विशेष समूह को लाभ पहुंचाना, इसे हम राजनीतिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण कॉमनवेल्थ घोटाला, व्यापम घोटाला और अभी रिसेंटली हो गया है पटवारी घोटाला, तो वो भी आएगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यनिष्ठा एवं भ्रष्टाचार में अंतर समझाओ। तो सत्यनिष्ठा क्या है और भ्रष्टाचार क्या है, दोनों में अंतर बताओ। सत्यनिष्ठा एवं भ्रष्टाचार दोनों परस्पर विरोधी विचार हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है, इंटरलिंक करते हैं, मतलब दोनों इंटरलिंक नहीं करते, दोनों एक दूसरे को या क्या बोलेंगे, एक शब्द एकदम से टंग से स्लिप हो रहा है, एक दूसरे को विरोधी करते हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट हैं। जहाँ सत्यनिष्ठा की उपस्थिति भ्रष्टाचार की शून्यता को दर्शाती है। जहाँ सत्यनिष्ठा है वहाँ तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता, है ना। तो वहीं भ्रष्टाचार होना सत्यनिष्ठा की अनुपस्थिति को दर्शाता है। ये दोनों की एकदम घुमा के बात लिख दी है, कोई दम नहीं है आंसर में, है ना। अच्छा आंसर लिखना, कोई अच्छे से देखना और उसे फ्रेम करना है। सत्यनिष्ठा चारित्रिक विशेषताएं हैं, जबकि भ्रष्टाचार व्यवहार एवं मानसिकता को दर्शाता है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए मीडिया की भूमिका। तो मीडिया, सरकार, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कर सकती है। भ्रष्टाचार मीडिया के विरुद्ध निर्मित कानूनों के लूप होल को उजागर कर सरकार पर उन्हें सही करने का दबाव बना सकती है। सही बात है। इसके अलावा मीडिया समाज में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा का प्रचार प्रसार कर सकती है, नैतिक मूल्यों का विकास कर सकती है। ठीक है, उनके जो भ्रष्टाचार का प्रो है और कौन से हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं, तो भी भ्रष्टाचार को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आप सिलेबस उठा के देखो, ये क्वेश्चंस हैं, ये शब्द हैं वहाँ पर, इसलिए इनको बताया गया है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1993 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में जर्मनी के बर्लिन में मुख्यालय है इसका। ठीक है, जर्मनी के बर्लिन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, कार्य इसका यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की सरकार, वाणिज्यिक कंपनियों एवं कॉरपोरेट द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार की निगरानी करता है। बहुत 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 शानदार क्वेश्चन है यार, 1 नंबर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अगर 3 मार्कर 2 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंचव्रत का सिद्धांत बताइए। तो पंचव्रत क्या है? जैन दर्शन में पंचव्रत के सिद्धांत का महत्व दिया गया है। इनके अनुसार प्रत्येक जैन अनुयायी या साधक के लिए इन पंचव्रतों का पालन करना आवश्यक माना गया है। अब पंचव्रत क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये तीनों पंचव्रत हैं। देखो ये आ गया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अब अहिंसा वही बोलो हो गया कि जीवों के प्रति करुणा की भावना रखना, है ना, कि अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सत्य, हमेशा सत्य बोलना, ऐसे कथन बोलना जो ना सिर्फ सत्य हैं बल्कि मधुर भी हों। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य मतलब सबको पता ही है, वासनाओं को त्याग करना। अपरिग्रह मतलब धन का संचय ना करना। ठीक है, ये चीज़ें हैं, आप तो ये लिखना, ये मैंने जो बोल दिया वो लिख देना आप तो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें भी सही है ना, ज़्यादा टिपिकल नहीं बनना है। विवेकानंद ने पूर्व तथा पश्चिम की संस्कृति के मध्य सेतु का कार्य किया, स्पष्ट करो। अब जो स्वामी विवेकानंद थे वो पूर्व तथा पश्चिम की जो संस्कृति थी उनके बीच एक ब्रिज का, पुल का काम किया। तो कैसे किया, उसको सेतु क्या कहते हैं, तो उसके बारे में हमें विवेचना करनी है, बताना है। तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद पाश्चात्य जगत के लिए प्रथम सांस्कृतिक दूत थे। पूर्व तथा पश्चिम के मध्य उन्होंने सेतु का कार्य किस प्रकार किया उसके बारे में जानते हैं। तो स्वामी जी ने हिंदू दर्शन, जीवन शैली और संस्थाओं की व्याख्या पाश्चात्य जगत में सरलतम शब्दों में की। कैसे? स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने हिंदू दर्शन की, जीवन शैली की जो व्याख्याएं थी वो पाश्चात्य जगत के रूप में सरल शब्दों में व्याख्या की, जिससे कि पाश्चात्य समाज में इसे भली भांति समझा जा सके कि भाई हिंदू जीवन कैसा है, वेदों की मतलब क्या महिमा है ना, वहाँ की जीवन शैली कैसी है, इसको पाश्चात्य लोगों को समझाया और वहाँ पर स्पीच दी जिससे इनको अच्छे से समझाया जा सके। उन्होंने पाश्चात्य समाज को ये अनुभव करवाया कि वह स्वयं के उद्धार हेतु भारतीय आध्यात्मिकता से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
अगर आपको अपना उद्धार करना है तो आप भारतीय जो दर्शन है उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसा वेस्टर्न लोगों को समझाया। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम उन वेस्टर्न चीज़ों को लेके आ गए हैं, वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, है ना। जबकि सोचो वो अब, और फाइनली देखा जाए तो वो अब हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा सही है। उन्होंने पाश्चात्य विश्व के समक्ष यह सिद्ध किया कि अपनी गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद भी भारत का विश्व सांस्कृतिक को अमूल्य योगदान है। हिंदू धर्म और दर्शन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वामी विवेकानंद जी ने पहचान दिलाई, है ना। 1873 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भी उन्होंने कितनी ज़्यादा मतलब वाहवाही लूटी और मतलब एक अपने कंट्री को प्राउड फील करवाया। उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के सर्वोत्तम तत्वों का भारतीय संस्कृति में विलय का कार्य किया। जो पाश्चात्य संस्कृति के भी जो अच्छे तत्व, यानी कि जो अच्छाइयाँ थी उनके, मतलब उनके जो कल्चर में जो अच्छाइयाँ थी वो भारतीय संस्कृति में भी अपनाने के लिए बोला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी चीज़ें बोली, तो जहाँ जो चीज़ अच्छी मिली उन्होंने वो चीज़ अपनाने के लिए बोला। भारतीय दर्शन में स्वयं के चिंतन और अनुभव के मौलिक विचारों को जोड़ा। निष्कर्ष ये निकला कि स्वामी विवेकानंद ने पाश्चात्य जगत में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और स्वयं के अकाट्य प्रयासों से भारत का सांस्कृतिक एकीकरण भी किया। तो ये हमने कंक्लूड कर दिया यहाँ पर, ये 5 मार्कर का क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन आ जाता है अगला कि रूढ़ि युक्तियों के संपोषण एवं विकास के कारण क्या हैं। तो रूढ़ि युक्ति अशुद्ध एवं मिथ्या रूप से किसी व्यक्ति में उसके वर्ग सदस्यों के आधार पर अनुकूलन और प्रतिकूलन गुणी के निर्धारण की प्रवृत्ति है। पता नहीं क्या डेफिनेशन है, मेरे को नहीं समझ आई, ठीक है। उदाहरण आदिवासियों की घोटुल प्रथा। देखो रूढ़िवादिता क्या होती है, समझिए। रूढ़िवादिता मतलब होता है कि किसी के प्रति एक सेकंड में आपको थोड़ा अच्छे से डेफिनेशन बताता हूँ इसकी। जैसे मान के चलो यार कि किसी व्यक्ति या किसी विशेष समूह के बारे में हमने कोई एक गलत धारणा बैठा ली है ना। अब वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, ठीक है। और ये हम सोच के बैठ गए हैं कि यार ये तो ना मतलब इस तरह की लोग हैं, गलत लोग हैं, बेकार लोग हैं, है ना। जैसे कि मैं क्या बोलूँ यार, किस चीज़ के बारे में बोलूँ एकदम याद नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ऐसे जैसे अब याद नहीं आ रहा यार एकदम सडनली, बाद में कभी बता दूँगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो रूढ़िवादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर लिपमैन ने किया था। इनका संपोषण एवं विकास के कारण है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के कारण इसका विकास बच्चों में परिवार, सामाजिक आदि के माध्यम से होता है। मीडिया, विभिन्न प्रकार के समूह, संस्कृति आदि के कारण इसमें विकास होता है। अशिक्षा के कारण भारतीयों के संकीर्ण मानसिकता, जैसे महिला सिर्फ घर में ही रहेंगी, ये भी एक रूढ़िवादिता है। विभिन्न समूहों के मध्य संपर्क का अभाव है, इसलिए रूढ़िवादिता का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि लोगों में संप्रेषण नहीं है, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं है अच्छे से। सामाजिक धार्मिक मान्यताओं, लोक रीतियों व परंपराओं का प्रभाव है। आय विषमता, एक तो गरीबी भी सबसे बड़ा कारण है इसका, ठीक है। तो इसलिए रूढ़िवादिता ज़्यादातर पनपती जा रही है। उपरोक्त कारण रूढ़िवादिता के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व को समझाइए। तो व्यक्तिगत भिन्नता के महत्व को समझना है। अब व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता यही कि भैया रंग के आधार पर, है ना, जाति के आधार पर बोलने गया है, खान पान के आधार पर, यही तो व्यक्तिगत भिन्नता है, और क्या है। तो जेम्स ट्रेवर, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक एवं मानसिक गुणों के औसत में जितनी भिन्नता रखता है उसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो मैंने बताया ना, शरीर बनावट के आधार पर, खान पान के आधार पर, रूप रंग के आधार पर जो व्यक्तियों में जो भिन्नता है उसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व ये है कि भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन करके बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल उसे बनाया जा सकता है। अब जब व्यक्तिगत हमें पता चल जाएगा कि भाई कोई किस प्रकार का बच्चा किस प्रकार की चीज़ें समझ सकता है और किस प्रकार का बच्चा किस प्रकार की चीज़ें समझ सकता है, तो हम उसके अनुकूल एक सिलेबस डिजाइन कर सकते हैं। प्रशासन में विभागों एवं कार्यों के बंटवारे में सहायता होगी। जैसे तकनीकी रूप से जो व्यक्ति सक्षम है उसे तकनीकी कार्य दिया जाएगा। औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी इसका महत्व है। व्यक्तियों के वर्गीकरण में व्यक्तित्व भिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो साउथ वाले जो लोग हैं ना, एक साउथ वाला जो बेल्ट है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, और नॉर्थ वाले जो लोग देख लो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आपको डेडिकेटेड दिखेंगे नहीं। तो साइंस हब लगाना कहाँ उचित था, बताओ मुझे। साइंस हब लगाना कहाँ उचित था? मध्य प्रदेश के भोपाल में साइंस हब का बनाना उचित था, या फिर बेंगलोर वाली एरिया में साइंस हब बनाना उचित था? तो जहाँ के लोग इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं, जहाँ उनको ईजिली चीज़ें मतलब अच्छे से जो लोग वहाँ के इंटरेस्टेड हैं, जो वहाँ के लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो वहाँ चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी ना। तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, वही चीज़ क्वेश्चन भी बोलना चाह रहा है ना। पता नहीं यार मैंने म्यूट तो नहीं हो गया था, अभी सुनाई दिया ना थोड़ी। ये व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में मैंने बताया, देखते हैं अब आगे वीडियो में ही पता चलेगा वो तो। अब देखो
विद्यार्थियों का मानसिक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकरण कर यदि उन्हें शिक्षा दी जाए तो शिक्षा के लिए उन्हें बहुत उपयोगी हो सकती है। सही बात है। व्यक्तिगत भिन्नता को हम उसमें भी देख सकते हैं कि मानसिक आधार पर, जो मैंने अभी शुरू में बताया आपको, कि जिस व्यक्ति को जो समझ में आता है उस हिसाब से हम सिलेबस डिज़ाइन कर सकते हैं। उद्योगों के क्षेत्र में कर्मचारियों के चयन भिन्नता का ज्ञान आवश्यक है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं स्थानांतरण के समय भी व्यक्तिगत भिन्नता हमें पता होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी व्यवहार को समझने में, उनके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने में, अतः बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान है। कैसा बच्चा किस तरह से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, किस तरह से वो कंटेंट है उसे कंज्यूम कर पा रहा है, समझ पा रहा है, उसकी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी जब जैसे तो होता है ना करियर काउंसलिंग, तो कैसे करते हैं, आपकी चीज़ों को समझते हैं, आपकी हॉबी समझते हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में ये समझते हैं, आप शुरू से कैसे परिवार में रहे हो, कैसे पले हो, तभी तो कोई आपकी करियर काउंसलिंग करेगा ना, तभी तो बता पाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है आपका कि आचरण संहिता एवं नैतिक संहिता में अंतर बताओ। तो आचरण संहिता क्या है और नैतिक संहिता क्या है, इसमें अंतर बताना है। संहिता मतलब जो नियमों का एक बहुत बड़ी जो रूल बुक होती है ना, उसे संहिता बोलते हैं। ठीक है। इनमें मूल्यों से प्राप्त हुए सिद्धांत आते हैं जो नियमों एवं कानूनों को स्पष्ट करते हैं। किसमें? आचरण संहिता। आचरण संहिता में क्या आता है, एक मूल्यों से जो मूल्य है ना, जो वैल्यूज़ हैं, उनसे जो सिद्धांत प्राप्त हुए हैं वो आते हैं जो नियमों एवं कानूनों को स्पष्ट करते हैं। नैतिक संहिता, इसमें सामान्य मूल्य आते हैं जो नैतिकता से संबंधित होते हैं। नैतिक संहिता तो सिंपल है, आपको समझ में आएगी। यह सामान्य व्यक्ति या सरकारी या व्यावसायिक आचरण होता है, अर्थात इसके क्षेत्र सीमित होता है। अब देखो इतनी सी चीज़ समझो बस कि आचरण संहिता में कौन से सिद्धांत आते हैं, मूल्यों से प्राप्त सिद्धांत आते हैं जो नियमों और कानूनों को स्पष्ट करते हैं। ठीक है। इसका क्षेत्र, इसका आचरण संहिता का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है और नैतिक संहिता का जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है। ठीक है। यह विशिष्ट और अमूर्त है, मूर्त है, विशिष्ट है और मूर्त है। नैतिकता, अब नैतिकता कहीं दिखती है क्या? नैतिकता तो आती है, आपके व्यवहार में आती है। तो ये क्या है, ये मूर्त है और ये अमूर्त है। ईजी चीज़ें निकालो यार, अंतर बनाने अपने को, है ना। ये मूर्त है और ये अमूर्त है। यह परिवर्तनशील है। आचरण संहिता यानी कि जो नियम और कानून है आप उनको परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है। नैतिकता सामान्यतः एक स्थायी रूप से रहती है। आपके पास जो नैतिक मूल्य एक बार आ गए कि भाई जैसे मैं हूँ, तो मुझे लगता है कि यार नॉनवेज खाना सही नहीं है, क्योंकि ना मतलब किसी को मारा जाता है, किसी को काटा जाता है और हम उसको खा रहे हैं, उसके जीवन चीज़ें, तो मुझे दिक्कत होती है उसमें। अब मेरे पास एक बार छोटे में पता नहीं किसी ने कुछ समझा दिया होगा, अब मेरे लॉन्ग लाइफ तक इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे आज तक चीज़ें वो लगती है कि नहीं यार नहीं खाना है ना, गलत चीज़ है वो। तो वो चीज़ हो गई है ना, स्थायी रूप से होते हैं। यह नैतिक व्यवहार होते हैं जो मूल्यों का अनुसरण करते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? आचरण संहिता एक नैतिक व्यवहार होती है जो मूल्यों का अनुसरण करती है। और नैतिक संहिता क्या है? नैतिक उत्तरदायित्व है जिनका पालन सभी को करना चाहिए। ये तो इजी लैंग्वेज है, आप बहुत अच्छे समझ रहे हो, अपने को इजी पॉइंट ही निकालना है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि जो आचरण संहिता है उनका कानून के उल्लंघन पर आचरण नियमों अनुसार दंड दिया जाता है। अब अगर आप आचरण संहिता का उल्लंघन कर दोगे, है ना, तो कानूनी रूप से दंड दिया जाएगा। इतना देख लो आप, तो आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर कानूनी रूप से दंड दिया जाएगा। लेकिन अगर नैतिक मूल्यों का आपने उल्लंघन कर दिया तो इसमें तो कोई दंड का ऐसा प्रावधान नहीं है कि भैया देखो हमारे नैतिक मूल्य हैं, मेरी जो वैल्यूज़ हैं तो नहीं की फॉलो, तो नहीं की, कोई बात नहीं है ना, मेरे नैतिक मूल्य। कोई बड़ा घर में आया, पैर छू लिए तो छू लिए, अब नहीं छुपाए कभी तो ऐसा थोड़ी ना जेल में डाल देंगे, कोई बात नहीं छुपाया यार भूल गए, है ना। तो ये उदाहरण, किसी कार्यालय या संस्था के लिए अलग अलग आचरण संहिताएं होती हैं। जैसा आचरण संहिता तो सबकी अलग अलग होती है कि आपको किस कार्यालय में कैसा व्यवहार करना है, कैसा आचरण करना है, उसकी सबके नियम कायदे अलग होंगे। अब यहाँ चले जाओ कि नैतिक मूल्य, तो नैतिक मूल्य तो भैया यूनिवर्सल है ना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, है ना, वो क्या बोलते हैं, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, और भी कितनी सारी होती हैं यार, क्या बोलता हूँ मैं, क्या अब एकदम से बताओ, नैतिक मूल्य याद नहीं आ रहे हैं। वो चीज़ें होती है ना एकदम से क्लिक नहीं करती है, वरना आप लिखो तो पता नहीं कितना सारा पता है आपको। सॉरी। नेक्स्ट है मेस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है यार। प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता होती है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। अब्राहम मेस्लो ने इनकी एक बुक है अ डायनामिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, 1943 में बुक आई थी। 1943 में एक बुक आई थी जो अभिप्रेरणा के आवश्यकता सोपान सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है। जबकि अंतिम स्तर की आवश्यकताएं सर्वोच्च स्तर पर होंगी। इसमें एक मिनट, क्या हो गया ये, अच्छा लाइन चेंज हो गई। आवश्यकताएं सोपान के संबंधित हैं। मनुष्य की आवश्यकता की नीचे से ऊपर के क्रम में इसको
रखा गया है, ठीक है, सिद्धांत को, आवश्यकता सोपान सिद्धांत को, जो मनुष्य की जो आवश्यकता है वो नीचे से आवश्यकताओं से ऊपर यानी कि बॉटम टू टॉप लेके गए हैं इनको, अर्थात कर्मचारियों के पहले स्तर की आवश्यकता निम्न तल पर होगी जबकि अंतिम स्तर पर आवश्यकता सर्वोच्च स्तर पर होगी। मोस्ले ने इस आवश्यकता के 5 तल को निर्धारित किया है। अब 5 तल कौन कौन से हैं, तो बॉटम टू टॉप लेके गए ना, तो पहली तो हो गई भौतिक आवश्यकता, भैया बेसिक चीज़ें होनी चाहिए पहले आदमी के पास, रोटी कपड़ा और मकान, फिर उसके जीवन की सुरक्षा, है ना, खान पान अच्छी चीज़ आ गई, फिर आदमी देखता है कि सिक्योरिटी, देखो लाइफ सिक्योरिटी कैसी है ना, फिर सामाजिक आवश्यकताएं, जो समाज में रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सामाजिक आवश्यकताएं, फिर आत्मसम्मान चाहिए उसे, है ना, सेकंड चीज़ है, लास्ट में है आत्मबोध, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये है मोस्ले की, जो मोस्ले ने जो आवश्यकताओं की संज्ञा दी, आवश्यकताओं का जो सिद्धांत दिया है ना, मोस्ले का आवश्यकता सोपान सिद्धांत, यानी कि आवश्यकता किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसके बाद किसकी ज़रूरी है, फिर क्या ज़रूरी है, मतलब ह्यूमन लाइफ में, लोगों की लाइफ में, है ना, ये आवश्यकता सोपान सिद्धांत। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से लिखो, अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से फ्लो चार्ट बना के ही आना है, ऐसा है ना। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की विशेषताएं बताओ। तो उत्तर क्या है, 2018 में 30 साल पुराने भ्रष्टाचार कानून निवारण अधिनियम 1998 में संशोधन किया गया, जो भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 कहलाया। तो भैया जी ये क्या है, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम आया है 2018 में, जिसकी विशेषताएं हमें बतानी है। तो इसकी विशेषताएं हैं, संशोधित अधिनियम में रिश्वत देने वाले को भी भ्रष्टाचार के दायरे में लाया गया है। तो देखो ध्यान रखो कि 1998 में तो सिर्फ वही भ्रष्ट व्यक्ति था जो रिश्वत ले रहा है, ठीक है। अब 2018 में जब इसमें अमेंडमेंट किया गया तो ये चीज़ बोली गई कि भैया अब जो है देने वाला व्यक्ति भी भ्रष्ट कहलाएगा, वो भी भ्रष्टाचार के मतलब भ्रष्टाचारी कहलाएगा, उस पर भी उसी नियम के द्वारा कार्रवाई होगी। इसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और ईमानदार व्यक्तियों को संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति ईमानदार हैं, है ना, जैसे विशिल विलोबर क्या करता है भैया, जो शासन में कहीं ना कहीं कोई भी भ्रष्टाचारी चल रही है तो उसको उजागर करता है, तो उसको संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, ऐसी बात इसमें बोली गई है। इस अधिनियम के तहत लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले केंद्र एवं राज्य के मामलों में क्रमशः लोकपाल एवं लोकायुक्त की अनुमति लेनी होगी। अब किसी भी व्यक्ति पर, आप पुलिस ऑफिसर पर, है ना, लोक सेवा आयोग के अधिकारी, जैसे लोक सेवा आयोग मतलब जो राज्य की जो पुलिस है, मतलब स्टेट पुलिस, या फिर केंद्र की जो जैसे एसडीएम तो राज्य का हो गया, कलेक्टर वगैरह, इन सब पर अगर आप भ्रष्टाचार के किसी प्रकार के आरोप लगाते हैं तो आपको लोकपाल और लोकायुक्त की अनुमति लेना ज़रूरी है, आप ऐसे ही नहीं लगा सकते हैं किसी पर। रिश्वत देने वाले को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा, जिसे 15 दिन तक बढ़ाया गया। देखो पहले क्या है, रिश्वत जो देने वाला व्यक्ति था, जो रिश्वत दे रहा है, आपने उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। अब लेकिन वो आदमी बताया तो भैया कि मजबूरी में दी, 5 साल से जाके परेशान हो रहा हूँ, जाके चक्कर लगा रहा हूँ दफ्तर के, मेरा इतना इंपॉर्टेंट काम है, नहीं हो पा रहा है, कितनी तो चप्पलें घिस गई हैं, कितनी मैं परेशान हो गया हूँ, तब जाके अब इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि मुझे ये उचित लगा इसलिए मैंने ली। तो उस व्यक्ति को उसका अपना पक्ष भी तो रखा जाएगा, तो उसे 15 दिन का एक समय दिया गया कि आप अपना पक्ष रखो 15 दिन के अंदर, ठीक है, अगर आरोप लगता है तो। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि रिश्वत किन किन परिस्थितियों में दी गई। तो जैसा मैंने बताया ना, अब कोई व्यक्ति इतना परेशान हो रहा है कि उसे वही उचित लग रहा है कि अब तो दे ही देता हूँ यार, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, तो वो भी चीज़ें हैं ना। तो ये है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधित विशेषताएं इसकी। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो यार क्या होता है कि जब हम सुनते हैं ना और जब हम समझते हैं क्वेश्चंस को, जब हम सुनते हैं तो चीज़ें जो हमारे कान में जाती हैं, और हम जब जैसे रात में लेटते टाइम या फिर सोते टाइम 1 से 2 बार हम अगर वीडियो देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिमाग में रह जाएंगी, और जब प्रश्न बनता है तो हम लिख लेते हैं अच्छे से। वैसे तो ना जाने कितना कंटेंट और कितनी PDF सबके पास डाउनलोड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भ्रष्टाचार निवारण में समाज की भूमिका बताओ। तो नैतिक और सामाजिक मूल्यों की अपेक्षा कर अपने कर्तव्य से विमुख होकर अपने अधिकारों तथा साधनों का दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार है। ये तो ऊपर भी बता दिया है कि भ्रष्टाचार क्या है, अपने पद एवं शक्ति का दुरुपयोग करना, है ना, साधनों का दुरुपयोग करना, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना, अपने कर्तव्यों से विमुख होकर अपने, है ना, अपनी जो शक्ति है, पावर है, पद है, उसका दुरुपयोग करना, वही है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार निवारण में समाज की जो भूमिका है वो ये है कि आज समाज में भ्रष्टाचार की एक सामाजिक स्वीकार्यता बन गई है। सिस्टम ही ऐसा है, ऐसा बोल देते हैं भैया, ऊपर से नीचे तक हो रहा है, अपन जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्वीकार्यता बन गई है, सभी कुछ स्वीकार रहे तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इस सामाजिक स्वीकार्यता को बदलकर समाज में भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है ना।
निवारण करेंगे तो निवारण, वही तो भ्रष्टाचार निवारण की बात कर रहे हैं ना, तो निवारण तो करना ही पड़ेगा। खेल संगीत व नाट्यों के माध्यम से भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाओ। तो भैया जैसे गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे गांव गांव में ये चीज़ बताई जाए कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये दिक्कत है, इसकी ये मतलब इसकी ये खामियां हैं, इससे आपको ही जो धन आपको मिलना चाहिए, जो आपके ही लोगों हैं वो इतनी सैलरी पा रहे हैं फिर भी आप उनको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, आप कहीं काम करेंगे, वो ये चीज़ जन जागरूकता फैलाई जाए लोगों में तो शायद थोड़ी कम हो सकती हैं चीज़ें। समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त आंदोलन चलाकर भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकता है। सतर्क एवं सुदृढ़ समाज भ्रष्टाचार पर प्रभावी निगरानी रख सकता है, अंकुश लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सामाजिक कुरीतियों का अंत करके भी समाज में भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकता है। भ्रष्टाचार को बहिष्कृत कर समाज भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर सकता है, जैसे जापान में भ्रष्टाचार को बहिष्कृत कर दिया गया है। समाज में अभिवृत्ति परिवर्तन लाने में स्कूल जागरूकता कार्यक्रम प्रभावी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, स्कूल में बच्चों को जागरूक करना भ्रष्टाचार के खिलाफ, गली गली नुक्कड़ पे कार्यक्रम चलाना, जनसभाएं संबोधित करना, है ना, किसी भी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार अगर लिए जा रहा है तो तुरंत कार्रवाई होना, त्वरित कार्रवाई होना, उसे एक मतलब अलग दंड देना। तो ये चीज़ें ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भ्रष्टाचार को रोक सकती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 20 मार्कर पर। ठीक है, अब देखो 5 मार्कर हो गए हमारे, अब 20 मार्कर पे इधर। तो 20 मार्कर की ये 6 मार्कर होगा ना, ऊपर क्या था, 1 मिनट को 5 मार्कर हो गया अपना, और इधर क्या है, सॉरी 5 मार्कर हो गया ना, इधर 20 मार्कर वाली कहानी कहाँ है, ये रही। तो ये रहा 20 मार्कर। 20 मार्कर में क्वेश्चन है द्वादश निदान से क्या आता है। देखो इससे पहले भी मैंने 4th यूनिट का जो कंटेंट बनाया, जो मैंने खुद से हाथ से लिख के आपको एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो में भी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ भी कवर किए हैं। जो क्वेश्चन अच्छा लगे, जो आंसर अच्छा लगे, वहाँ से उठा लेना, लिख देना। अपना काम है मेंस निकालना, क्वालिफाई करना और अधिकारी बनना, इतनी सी बात है। जहाँ से जो समझ में आया लिख लो, पढ़ लो, समझ लो यार, है ना। द्वादश निदान से क्या आशय है, विस्तार पूर्वक समझाइए। ना तो मैं किसी कोचिंग का प्रचार कर रहा हूँ, ना मैं अपनी ये बोल रहा हूँ कि अब मेरी वीडियो देखो ऐसे करो, ना मैं ये बोलता चैनल सब्सक्राइब करो। अच्छी लगती है वीडियो तो बिल्कुल करो, नहीं लगती तो डिसलाइक करो, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। द्वादश निदान से क्या आशय है, विस्तार पूर्वक समझाइए। अब देखो द्वादश निदान क्या चीज़ है, तो द्वादश निदान, द्वादश यानी कि 12, निदान यानी किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी चीज़ को खत्म करना। तो प्रतीत समुत्पाद को स्वीकार करने पर दुख का भी कारण ढूंढना आवश्यक है। बौद्ध दर्शन में दुख के कारण को 12 कड़ियों में माना गया है कि भाई दुख का 12 कारण है और ये 12 कारणों से ही हम दुख को निदान कर सकते हैं, यानी कि उसका निवारण कर सकते हैं। इसके लिए द्वादश निदान है, जो 12 कड़ियाँ निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन सी हैं दुख की 12 कड़ियाँ, दुख को दूर करने की जो 12 कड़ियाँ हैं वो है जरा मरण, जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वही इच्छा आ गई, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार। ये सारी की सारी जो 12 निदान हैं वो हैं दुखों को दूर करने के लिए बौद्ध दर्शन में निदानों को लाया गया है। तो जरा मरण का अर्थ है, जरा मरण का अर्थ है यहाँ जरा मरण संस्कार के समस्त दुख जैसे रोग, निराश, मृत्यु का भय इत्यादि का प्रतीक है। इसका अगर भय है तो आपको कहीं ना कहीं दुख तो रहेगा। जाति का अर्थ है कि जिस जाति में, अर्थात जहाँ आपने जन्म लिया है, यदि मानव जन्म ही ना ले तो उसे किसी सांसारिक दुख का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। जन्म मरण का जो चक्रण है वो भी दुख का महत्वपूर्ण कारण है, तो वो है जाति। भव का अर्थ है जन्म ग्रहण करने की इच्छा, यदि यह प्रवृत्ति मनुष्य में ना हो तो उसका जन्म ही ना होगा। उपादान का अर्थ है जगत की वस्तुओं के प्रति अपना मोह व्यक्त करना, अपना राग, मोह है ना, किसी चीज़ के लिए मोह रखना तो सबसे दिक्कत का काम है ना। तृष्णा मतलब वही इच्छा है ना, काम इंद्रियां, भव है ना, इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए है ना, धन वैभव की इच्छा रखना, ये सारी भी दुख के कारण है। ठीक है। वेदना यानी कि इंद्रियों को वेदना कहा जाता है, जो इंद्रियां हैं ना उनको वेदना कहा जाता है। इंद्रियों के द्वारा मानव को सुखात्मक अनुभूति तो होती है जो उसकी तृष्णाओं को जीवित रखती है ना। तो इंद्रियों की बिल्कुल जो इच्छा है ना उसको ही खत्म कर दो। स्पर्श मतलब जिसका अर्थ है इंद्रियों का विषयों से संयोग कराना। षडायतन, ये देखो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना अच्छे से, तो बहुत अलग चीज़ है। द्वादश निदान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और मेरा मानना ये है कि जो मैंने पीछे वाली जो वीडियो थी ना पेपर 4 की, उसमें इसे थोड़ा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ईजी थोड़ा सा समझाया है, तो वहाँ से देख लेना ये वाला जो क्वेश्चन है ना, प्ले लिस्ट में जाना, पेपर 4 के करके डाला होगा, वहाँ से देख लेना। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा ईजी लैंग्वेज में वहाँ पर बताया गया है। अनुपालन की विविध प्रविधियों कौन कौन सी हैं। अब अनुपालन की विविध प्रविधियाँ यानी कि
विशिष्ट विधियां कौन सी हैं अनुपालन की? अनुपालन को कृत्रिम या दिखावटी अनुरूपता या व्यवहार परिवर्तन भी कहा जाता है, क्योंकि अनुपालन की दशा में कोई व्यक्ति संप्रेषण के निर्देशों के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है, परंतु वह आंतरिक स्तर पर असहमत हो सकता है। उदाहरणतः ट्रैफिक पुलिस को देखकर व्यक्ति द्वारा हेलमेट लगाना। अब देखो, अनुपालन क्या है? अनुपालन एक क्या है? दिखावटी रूप है किसी का, यानी कि जैसे बोलते हैं बहरूपिया। अब आप ना, क्योंकि क्या है कि सामने पुलिस वाला खड़ा है, तो आपने डर से कि यार अभी चालान ठुक जाएगा, अभी दिक्कत हो जाएगी, पकड़ लेंगे, अभी गाड़ी ब्लॉक कर देंगे, तो इस चक्कर से आपने ना भय के डर से आपने उसका पालन तो कर लिया, जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन कर लिया, परंतु अंदर से आप असहमति दर्शा रहे हैं कि नहीं यार मेरे को नहीं लगाना हेलमेट। जैसी थोड़ा सा निकले, हेलमेट निकाल के गाड़ी में रख दिया कि चलो अब तो पुलिस वाला निकल गया, अब निकल घूमते हैं बढ़िया, तो वो चीज़ है, अंदर से आप उसकी सहमति नहीं है, तो वो है अनुपालन। ठीक है, अनुपालन की जो विधियाँ हैं, जो प्रविधि, वो है फुट इन द डोर तकनीक। इस प्रविधि में पहले लक्षित व्यक्ति से छोटे निवेदन स्वीकार करने के लिए कहा जाता है तथा कुछ समय पश्चात बड़ेला जटिल निवेदन मान लेने का अनुरोध किया जाता है। अब अनुपालन को आप कैसे, लोगों को कैसे मतलब आप पालन करवाएंगे उन चीज़ों का? ठीक है, तो कैसे करवाएंगे? पहले छोटे छोटे चीज़ों को स्वीकार करने का बोलो कि अच्छा नहीं लगाना चाहते, कोई बात नहीं, उसके सामने लगा, किसी चौराहे पर लगाना सीख जाओ। जैसे कोई चौराहे आया करे, भरी पुलिस वाला छोड़ो, चौराहे आया करे लगा लिया करो, फिर लगाना सीख जाएगा। फिर उसे इसके बताओ भैया नहीं लगाओगे तो गिर जाओगे, मर जाओगे, ये हो जाएगा, देखो वो व्यक्ति मर गया, देखो ये व्यक्ति। तो छोटी छोटी चीज़ें स्वीकार करना बताओ, धीरे धीरे उसे बोल दोगे अब तो आपको लगा के ही जाना पड़ेगा वरना ये हो गया है। तो मतलब एक चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे मुहिम चलाते हैं ना ये लोग कि भैया पुलिस पकड़ रही है और अब तो हेलमेट लगाए बिना तुरंत कार्रवाई हो रही है, चालान हो रहा है, तो कैसे इंसान घर से लगा के निकलने लगता है वैसे, लेकिन ढीली हुई चीज़ें, कार्रवाई ढीली हुई, आदमी उसको ध्यान नहीं देता है। इस तकनीक के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि जब व्यक्ति छोटे छोटे व साधारण निवेदन को मान लेगा तो बाद में वह बड़े निर्णयों को भी आसानी से स्वीकार कर लेगा। यह है फुट इन द डोर टेक्निक। सेकेंड है डोर इन द फेस टेक्निक। अब डोर इन द फेस टेक्निक में क्या है? इस प्रविधि में यानी कि इस विधि में लक्षित व्यक्ति से पहले जटिल निवेदन मानने के लिए कहा जाता है, फिर बड़े निवेदन स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, जटिल एवं बड़े, पहले बोला था कि भैया बड़े जटिल एवं निवेदन स्वीकार करो, इसके पश्चात छोटे निवेदन मानने के लिए कहा जाता है। इस तकनीक के पीछे तर्क यह है कि जब लक्षित पहले बड़े निवेदन मान लेगा तो बाद में छोटे तो मान ही लेगा। ठीक है, तो ये दो टेक्निक है इसके लिए, जो आपका जो अनुपालन की विधियाँ हैं, दो टेक्निक है इसमें, फुट इन द डोर टेक्निक और डोर इन द फेस टेक्निक, लो बॉल टेक्निक। ये आप दो विधियां याद करो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही लिख के आना है आपको अच्छे से और उन पर काम करना है। ठीक है, अनुपालन एवं आज्ञा पालन में अन्य अंतर बताओ। आज्ञा पालन में कोई बाहरी दबाव ना होकर आंतरिक प्रेरणा या सामाजिक प्रभाव दिखता है। क्या दिखता है? आज्ञा पालन में किसी ने कुछ बोला, पिता नहीं यार पिताजी की आज्ञा है तो करना ही पड़ेगा, है ना, तो वो इनर से आ रहा है, अंदर से आ रहा है ना, आपकी आंतरिक प्रेरणा है। अनुपालन क्या है? बाहरी है भैया, है ना, बाहर दिखावा है, बहरूपिया वाला फेस। अनुपालन में द्वंद्व का भाव या तनाव गौण रूप में उपस्थित होता है, परंतु आज्ञा पालन में ऐसा नहीं होता। अनुपालन में आप असहमति दर्शाते हैं ना, आप सहमति नहीं है उस नियम से, उस कानून से। अनुपालन का स्वरूप अस्थायी होता है, किंतु आज्ञा पालन का स्वरूप जो है अपेक्षाकृत स्थायी होता है। अनुपालन में व्यक्ति के निजी निर्णय एवं समूह निर्णय के बीच होते हैं, विरोध संभव है, जबकि आज्ञा पालन में ऐसा नहीं होता। तो अनुपालन मैंने आपको ऊपर समझाई दिया है कि भाई हम अंदर से नहीं चाहते वो चीज़ करना, लेकिन किसी दबाव में या किसी कारणवश हमें वो चीज़ करनी पड़ रही है, वो है अनुपालन। और आज्ञा पालन वो है जो हम स्वेच्छा से करें। तो ये आप अंदर आराम से इसमें लिख दोगे अगर आपको समझ में आ गया है तो। अब अगला क्वेश्चन है कि नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा में विषय में विस्तृत वर्णन करो। अब नैतिक तर्क क्या है, नैतिक दुविधा, ये क्वेश्चन मैंने पेपर 4 में, जो इससे पहले जो वीडियो बन चुकी है पेपर 4 की, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, क्वेश्चंस मैंने अच्छे से लिखवाए हैं, अच्छे से समझाए हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वो वाले आंसर समझ में आए तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ, आप वो लिख सकते हैं, हमें वहाँ आंसर अच्छा लिखना है, बस इतनी सी चीज़ें है ना। तो नैतिक तर्क क्या है कि उचित अथवा अनुचित होने का निर्णय कर पाने में सहायक नैतिक मापदंडों को ही नैतिक तर्क कहते हैं। वो मापदंड, वो नैतिक मापदंड जो हमें उचित और अनुचित के बीच फ़र्क को समझा सकें, ये बता सकें कि क्या उचित है क्या अनुचित है, ये चीज़ बता सकें, वही होते हैं नैतिक तर्क। नैतिक तर्क की प्रक्रिया क्या है? तीन चरणों की प्रक्रिया होती है। पहले चरण में होता है कि सही व गलत का आचरण का निर्धारण करना। अब सही व गलत कैसे लग रहा है ये पता होना चाहिए। द्वितीय चरण में सही व गलत का आचरण की नैतिकता से तुलना करना, क्या ये नैतिक है या अनैतिक है। अगर वो अनैतिक है तो हटाओ और नैतिक है तो ग्रहण करो। तृतीय चरण में स्वीकार तर्कों का अंगीकरण करना, जो आप स्वीकार रहे हैं, जिस चीज़ को आप चीज़ स्वीकार रहे हैं उसमें क्या क्या
तर्क हैं उन तर्कों को समझना, ठीक है। ये 3 चरणों में होती है। नैतिक तर्क की भूमिका या उपयोगिता क्या है? तो नैतिक तर्क की भूमिका उपयोगिता तो ये यूनिवर्सली ये आप लिख ही लोगे। नैतिक तर्क समाज को फ़ायदा पहुंचाता है, हानि पहुंचाने वाले विकल्पों की पहचान कराता है ना, हमें जो है अनुचित चीज़ों की समझ बताता है ना। नैतिक तर्क की सहायता से लोक सेवक अपने कार्यों एवं जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संपन्न कर सकते हैं। समाज में शांति समानता स्थापित हो सकती है, ठीक है। सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना हमें आसान हो जाता है। तो ये है नैतिक तर्क की समाज में भूमिका। तो ये वाला क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट करेंगे वीडियो में, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी वीडियो हमें बनानी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इसके बाद, इसमें अब भ्रष्टाचार वाला टॉपिक अलग से ऐड हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार के जो क्वेश्चन होंगे वो एक नेक्स्ट वीडियो में सेपली भ्रष्टाचार का सेपरेटली भ्रष्टाचार का टॉपिक करके वो वीडियो बना दूंगा, है ना। तो नेक्स्ट है नैतिक दुविधा। तो नैतिक दुविधा को क्या समझते हैं? तो नैतिक दुविधा का जो अर्थ है वो है असमंजस की स्थिति, है ना। अब असमंजस में पड़ गए कि भाई कोई 2 चीज़ें जिसमें से हमें एक चीज़ को चुनना है ना, और दोनों ही बेहतर है, तो वहाँ हो जाती है नैतिक दुविधा। तो किसी विशेष परिस्थिति में परस्पर टकराहट रखने वाले बहुत से पक्ष जिसमें कम से कम एक पक्ष नैतिकता से संबंधित हो, जिनमें से एक विकल्प को चुनने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। तो बता दिया मैंने कि 2 ऐसे मतलब विकल्प जिनमें एक दूसरे में टकराव है और दोनों ही सही हैं, है ना, तो हमें नैतिक रूप से किसको चुनना चाहिए? तो वो है नैतिक दुविधा। जैसे पर्यावरण बनाम विकास। अब विकास भी जरूरी है लेकिन पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है। तो ये यहाँ पे नैतिक दुविधा हो गई कि भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तो ज़रूरी है, डेवलपमेंट भी तो ज़रूरी है, लेकिन पर्यावरण का संरक्षण करना भी ज़रूरी है, सस्टेनेबिलिटी के लिए वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ हम नैतिक दुविधा में फंस जाते हैं। नैतिक दुविधा के जो प्रकार होते हैं वो हैं व्यक्तिगत लाभ बनाम सार्वजनिक हित। व्यक्तिगत लाभ को देखें या सार्वजनिक हित को देखें। वरीयता की दुविधा, आवश्यकताओं की दुविधा, 2 नैतिक तर्कों में दुविधा का उत्पन्न होना, ये हैं नैतिक दुविधा के कई सारे प्रकार हैं। नैतिक दुविधा का निवारण कैसे कर सकते हैं? देखो, नैतिक चिंता एक बहुत ब्रॉड चीज़ है। उस नैतिक चिंता है बहुत बड़ी ब्रॉड चीज़, उसके अंदर आती है नैतिक दुविधा, ठीक है। नैतिक दुविधा का जो निवारण है वो सर्वप्रथम नियम कानून को सर्वोच्चता देनी चाहिए कि भैया नियम क्या कहता है, कानून क्या कहती है, विधि क्या कहती है, उसके अनुसार। विकास ज़रूरी है मानते हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण भी तो ज़रूरी है। तो कानूनी रूप से कहा गया है, नीति निर्देशक तत्वों में भी, संविधान में भी कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। तो भैया पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। या फिर आप ऐसा करो कि अगर आपको ये लैंड चाहिए, यहाँ से आप अगर 100 पेड़ काट रहे हो, तो ये डिपेंड करो कि आप कहीं जाके 1000 पेड़ लगाएंगे किसी और लैंड पर, तो ठीक है, तो हम सामंजस्य बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक हित को वरीयता देनी चाहिए। तो लोगों को, व्यक्ति विशेष के को नहीं, सार्वजनिक लोगों का क्या हित है उसको वरीयता दो। कार्य के परिणामों की तुलना करनी चाहिए कि भाई कार्य के परिणाम क्या होंगे, है ना, कि पेड़ काटने पर ज़्यादा बेकार परिणाम होंगे या फैक्ट्री लगाने पर ज़्यादा अच्छे परिणाम होंगे। तो अच्छे परिणाम फैक्ट्री लगाने पर हो रहे हैं, लेकिन पेड़ काटने पर भी दिक्कत हो रही है, तो जाओ पहले 100 की जगह 1000 पेड़ लगाओ, है ना। तो वो चीज़ हो रही है। पूर्व परिपाटी का पालन करना, पुरानी परिपाटियाँ क्या चली आ रही हैं उसका पालन करो। अंतरात्मा क्या कह रही है आपकी वो देखो। पूर्व निर्णयों का अनुसरण या सामूहिक बुद्धिमत्ता, लोगों से पूछो कि क्या चाहते हैं वो, है ना, वो चीज़ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नैतिक तर्क नैतिक दुविधा के निवारण में सहायक सिद्ध होती है। तो नैतिक तर्क क्या होता है? नैतिक दुविधाओं के निवारण में सहायक सिद्ध होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं। नैतिक दुविधा भी समझ में आ गई, नैतिक तर्क भी समझ में आ गया, ठीक है। तो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भ्रष्टाचार वाले क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भ्रष्टाचार वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। और निरंतर वीडियो सेशन हमारा चल ही रहा है। अगर हाँ, इस तरह का ये टेस्ट सीरीज़ वाली मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है, अगर ये अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में लगाओ, हम निरंतर इन्हीं वीडियो को बनाएंगे और इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। फिर हमने जो मैंने पीछे वीडियो बनाई है, जो लिख कर बनाई हैं, या फिर मैंने कंटेंट लिख के जो कल एनिमेशन वाली वीडियो बनाई, वो नहीं बनाएंगे, फिर हम इन पर ही काम करेंगे। तो कुछ बता दिया करो, कुछ लिख दिया करो, जिससे मुझे भी समझ में आए कि आप क्या चाह रहे हो। थैंक यू, जय हिंद।